हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर सोशोलॉजी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एनटीए नेट सोशोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे जो है 2020, 19, 18, 17 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। और इस वीडियो में जो है हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर थर्ड है और क्वेश्चन पेपर जो सेकंड है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है वो जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा समाजशास्त्र प्रश्न पत्र थर्ड पेपर है ये, ठीक है। इसमें 75 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं अपने चेतना प्रवाह में रहते हैं। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है, अल्फ्रेड सुट्ज। अल्फ्रेड सुट्ज का जो विचार था कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे स्वयं की चेतना के प्रवाह में रहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस एक संकल्पना का प्रयोग इरविन गॉफमैन ने अपने उपागम में नहीं किया है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन थर्ड, विवरण। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ नामक कृति में इरविन गॉफमैन ने अभिनय शास्त्रीय उपागम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। गॉफमैन ने सामाजिक जीवन के विश्लेषण करने में रंगमंच प्रभाव प्रबंधन और टीम उपागम का उपयोग किया था, जिसमें विवरण का उपयोग नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें यह है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है संकल्पनाएं हैं और दूसरी तरफ हमारे उसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट ये किसका है, तो ये जो है आपका गारफिंकल का है, ए का थर्ड हो जाएगा। लाइफ वर्ल्ड किसका है, लाइफ वर्ल्ड जो है अल्फ्रेड सुच का है। ठीक है, ड्रामेटोलॉजी ये आपका इरविन गॉफमैन का है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये पीटर बर्जर एंड लकमैन का है। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन फोर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों जो सामाजिक समूहों के सदस्यों सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करने के लिए बढ़ता है को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, निर्जातीय प्रणाली विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, बर्गर और लकमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है, इसमें कह रहा है कि यह कथन किसका है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आपका सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट है, अल्थ्यूजर। ठीक है, लुई अल्थूजर का कथन है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। चलिए इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, सूची एक को सूची दो से इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ जो है हमारे परिपेक्ष है और दूसरे तरफ उसके चिंतक है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन है इसमें, चलिए इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका ये हो जाएंगे अल्थूजर, ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है क्रिटिकल थियोरिस्ट कौन है, जेफ्रे हेबरमास है, जुर्गेन हेबरमास। ठीक है, तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का आपका फोर हो जाएगा। और नौ प्रकार्यवाद कौन है, तो इसमें अलेक्जेंडर हैं, जेफ्रे अलेक्जेंडर। और स्ट्रक्चरेशन थियोरिस्ट कौन है, तो गिडिंस है। ठीक है,
तो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का 4, सी का 1। चलिए देखते हैं किस विकल्प में है। तो आपका सही विकल्प है इसमें ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन लेजिटिमेशन क्राइसिस नामक पुस्तक का लेखक है? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, जुर्गेन हेबरमास। तो जुर्गेन हेबरमास जो है जर्मनी के समाजशास्त्री हैं और दार्शनिक थे ये। तो उन्होंने जो है लेजिटिमेशन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नव प्रकारात्मकवाद की परिभाषा प्रकारात्मक सिद्धांत का आत्म आलोचक तत्व जो प्रकारात्मकवाद के बौद्धिक क्षेत्र का इसके सैद्धांतिक केंद्र को अक्षुण्ण रखते हुए विचार विस्तार करने का प्रयास करता है के रूप में की है? इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, जेफ्रे अलेक्जेंडर है और पी कोलोमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके अनुसार जीवन जगत व्याख्यापरक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, जुर्गेन हैबरमास। ठीक है, उनके अनुसार जो है जुर्गेन हैबरमास के अनुसार जीवन जगत व्याख्यापरक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित क्या है? संग्रह है। इसमें अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी जो है संकल्पनाएं हैं और दूसरी तरफ इसके प्रतिपादक है। तो नौ प्रकारवाद क्रिया और व्यवस्था पर लगभग बराबर ध्यान देता है। तो ये किसका है? तो ये का हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, जेफ्रे अलेक्जेंडर। और अविकृत संप्रेषण, तो ये अविकृत संप्रेषण आपका होगा हैबरमास का। और संरचना की द्वैधता, तो ये हो जाएगा आपका एंथनी गिडेंस। और अति निर्धारणवाद, ये हो जाएगा आपका एल अल्थ्यूजर। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, 4 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला, वह कौन है? एंथनी गिडेंस है, जे डेरिडा है, एम फूको है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, जे डेरिडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने सिद्धांत में संरचना और अभिकरण जिसमें प्रमुखता किसी को भी नहीं दी गई है के परस्पर संबंध के विवरण को आगे बढ़ाता है? एंथनी गिडेंस, डेरिडा, हैबरमास या फिर अलेक्जेंडर? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, एंथनी गिडेंस। चलिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, तर्क भाषा ज्ञान और शक्ति जिसमें सामाजिक सिद्धांतों में अत्यधिक योगदान किया के विमर्श में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? डेरिडा, अल्थ्यूजर, फूको, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, एम फूको। ठीक है, फुकोल्ट कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी एक थे। चलिए अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, बृहद आख्या के लोगो केंद्रित निर्माण के परित्याग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विसंबंधन। ठीक है, अगला है, चिंतन का एक तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्क वाक्यों पर लागू करता है को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, लोगो केंद्रित। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संकेतक का संकेतित से कोई स्थिर संबंध नहीं है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट, डेरिडा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं है? धर्म, भाषा, राष्ट्रीय प्रतीक या फिर संस्कृति? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए अगला है, मिल्टन सिंगर और मैकिम मेरियट ने किन संकल्पनाओं का प्रयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सेकेंड है, लघु और बृहत परंपरा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, विगत में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने यह पाया और लिखा कि विविधता में एकता भारत की आत्म तदात्मय
का अंग बन चुका है। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन 4 है, उपर्युक्त सभी ने। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्क तर्कणापरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप में स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, बी एस गुहा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन कह रहा है आपका, मध्य भारत में जनजाति पटरियां बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में है, क्योंकि यह जनजातीय अर्थव्यवस्था में विविधीकरण का संकेत करता है, जिससे जनजातीय संस्कृति में बुनियादी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था? ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड है, ए आर देसाई। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग मैच करते हैं, एक तरफ उपागम है और दूसरी तरफ क्या है, उसके प्रतिपादक है। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक उपागम किसका है? तो ये हो जाएगा डीपी मुखर्जी का। प्रकार्यात्मक उपागम किसका है? तो ये हो जाएगा आपका एससी दुबे का। ठीक है, भारत विद्या उपागम ये आपका हो जाएगा जीएस घुरिये का। और सभ्यात्मक उपागम जो हो एनके बोस का है। ठीक है, तो ए का 4 हो गया, बी का 1, सी का 2, डी का 3। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सेकेंड है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारतीय समाज के बारे में यह कथन किसका है कि राज्य व्यवस्था एक प्रमुख परंपरा में निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वायत्त है? ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सेकेंड, एल ड्यूमो। अगला है, इसमें निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं? तो इसका जो 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 है, जी मिर्डाल। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी जो है अभिकथन दिया गया है और दूसरा तर्क दिया गया है। तो अभिकथन कह रहा है आपका, भारत में आधुनिकीकरण एक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है जिसमें परंपरागत भूमिका संरचनाएं आधुनिक भूमिका संरचनाओं के समक्ष झुक झुक रही हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में लोग आधुनिकता के स्थान पर परंपरा के सुस्पष्ट मूल्यों को प्राय सुरक्षित रखते हैं। इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह निष्कर्ष किसका है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमताएं संरचना विषमताओं से बिखरी विषमताओं में रूपांतरित हो गई है? तो ये कथन है आपका, तो यह निष्कर्ष जो है आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, आंध्र बेतई का है। ठीक है, और अगला प्रश्न है 29 नंबर, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ीगत संघर्ष का कारण है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड है, समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, जेंडर सामाजिक रूप से रचित है जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है, यह कथन किसका कहा जा सकता है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सेकेंड है, नारीवाद की दूसरी लहर। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, 65.49 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विकास ने भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड, बांध। ठीक है, अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस राज्य में सकल घरेलू उत्पाद दर में अधिकतम वृद्धि रही? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकेंड, बिहार में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें जो है अभिकथन दिया गया है और दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है आपका कि नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है,
क्योंकि उनमें से सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया है। ठीक है, तो 34 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये इसका आंसर सबको पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश की। चलिए, अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अपराध जो है सामान्य व्यवहार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खिम का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। ठीक है, 37 नंबर हमारा है कि वयस्कों द्वारा की गई अवैधिक गतिविधियां हैं। ठीक है, क्या है? तो इसमें जो है आपको कूट की सहायता से सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए और सी। अवयस्कों द्वारा की गई अवैध गतिविधियां जो आपकी हैं संगठित अपराध है और किशोर अपराध वृत्ति। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ हमारे समाजशास्त्री हैं। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो शास्त्रीय सिद्धांत किसका है? तो आपका ये क्वेटलेट का है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और भौगोलिक सिद्धांत किसका है? तो ये होगा बकारिया का। और प्रारूपी सिद्धांत तो ये आपका हो जाएगा लैम्ब्रोसो का। और समाजशास्त्री सिद्धांत सदरलैंड का। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका विकल्प सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए हमसे गलती हो गई है। तो समाजशास्त्री सिद्धांत किसका है आपका? ये हो जाएगा आपका बकारिया का। ठीक है, भौगोलिक सिद्धांत किसका है? क्वेटलेट का है। और प्रारूपी लैम्ब्रोसो। और समाजशास्त्री सिद्धांत जो है सदरलैंड का है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 39 नंबर है हमारा। इसमें से निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि विसामान्यता प्रक्रियात्मक और निश्चयात्मक हो सकती है? तो 39 का जो आपका सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, शिकागो स्कूल ने विसामान्यता की समस्या के समाधान का अध्ययन किस एक दृष्टिकोण से किया है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से। ठीक है, 41 नंबर है, बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? तो बहुसंस्कृतिवाद का जो संबंध है आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, सभी संस्कृतियां क्या है? समान है। तो बहुसंस्कृतिवाद का जो विचार सम संस्कृतिवाद का उल्टा होता है। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और भारतीय बहुसंस्कृतिवाद का समाज का अच्छा उदाहरण है। अतः बहुसंस्कृतिवाद का संबंध सभी संस्कृतियां जो हैं समान हैं से है। चलिए, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन सेकंड सफेदपोश अपराधी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो है कथन है और दूसरा तर्क है। कथन कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण और लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने पुराने समाज और नए राज्य के अंतर विरोधों को प्रकट कर दिया है, क्योंकि परंपरागत रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है, परंतु इसका अभिप्राय संसाधनों का विषम वितरण भी है। तो 43 का जो आपका सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह दलील किसने दी है कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलवाद में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड है एंथनी गिडिंस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यह तर्क
किसने दिया है कि भारतीय समाज का अनुभवी समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो यह तर्क किसने दिया है कि भारतीय समाज का जो है अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, ए के सरन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। यह विचार किसका है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को भी समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन करना अनिवार्य है? तो 46 का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, डीपी मुखर्जी। ठीक है, डीपी मुखर्जी परंपरा की व्याख्या करते हुए इस समान धारणा को लेकर चलते हैं कि परंपरा एक सामाजिक व्यवहार है या व्यक्तियों के व्यवहार को मानक और मूल्य प्रदान करता है। ठीक है, तो डीपी मुखर्जी आधुनिकता को एक खोटी या अभिनयपूर्ण अवधारणा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई? सही विकल्प है आपका ऑप्शन सेकेंड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उसके संपादक हैं। तो विलेज इंडिया के लेखक कौन है? तो इसको मैच करते हैं, तो ये हो जाएगा इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे, विलेज इंडिया, मैकी मैरियट, और आपका हो जाएगा द इंडियन विलेज कम्युनिटी, तो बी.एच. वार्डन और पावेल का है, और विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट, ये हो जाएगा एच.एस. मैन की। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट, टी सानिन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया? सही विकल्प है आपका ऑप्शन थर्ड होगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तथा इसमें महिलाएं भी हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका थर्ड जो है राइट है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि हरित क्रांति कृषि व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की भांति है? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अशोक रुद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें जो है हमको 52 नंबर में कूट की सहायता से आंसर देना है कि नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार वर्तमान में किसने कृषक या खेतिहर आंदोलन का नेतृत्व जो है किया? तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, पर्याप्त भूमि के स्वामी और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले, और इसका हो जाएगा मध्य स्तर जाति समूह। ठीक है, चलिए 53 पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1958 में सेठ और मेयर के द्वारा किए गए भारत के औद्योगिक समाज के अध्ययन से पता चलता है कि? इसका सही विकल्प है ऑप्शन सेकेंड, कि भारतीय कर्मकारों का कारखाने के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, मानव संबंध उपागम से। अब इसमें 55 नंबर है, यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? तो 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है। तो यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, मार्क्स। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि ये जो है आंसर किसका होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या है। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्नलिखित में से न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्कर्स रिस्पॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए के बागची। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट होगा। अगला है, भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सृजन
किया है। तो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने क्या सृजन किया है? अस्मिता और निर्जातीयता का दावा। चलिए अगले प्रश्न पर 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का द्योतक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, नगरीकरण का स्तर। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें जो है कथन दिया गया है और तर्क है। तो कथन कह रहा है आपका, आई वैलेस्टीन के अनुसार क्रोड देश प्रमुख पूंजीवादी देश हैं क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देश का शोषण करके विकसित हुए हैं। तो 59 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। चलिए अगले प्रश्न पर, तो ये जो है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक विषम है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका विश्व स्तरीय नगर। ठीक है, क्रोड परिधि और अर्ध परिधि जो है विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में है। ठीक है, अगला है 61 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टिकोण से देखता है? तो विकासवादी दृष्टिकोण से, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। 62 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है? तो उपर्युक्त सभी के साथ। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को कहा जाता है? इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड है, जन्म दर समर्थक, जन्म दर विरोधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किन वर्षों के दौरान किया गया था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, अपने देश के विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, अमर्त्य सेन ने। अगला प्रश्न है, हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड, अनिवार्य पंजीकरण प्रणाली से। ठीक है, अगला है, भारत में आंतरिक प्रवर्सन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्वरूप है? तो 67 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। तो प्रवर्सन का जो है आंतरिक प्रवर्सन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्वरूप है? तो इसका हो जाएगा 4। इसका जो है फ्रेंड्स, भारत में आंतरिक प्रवर्सन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्वरूप है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण से नगरीय की ओर यांत्रिक है, तो इसका जो है राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1995। ठीक है, मालथीसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, सकारात्मक नियंत्रण। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में महिलाओं को प्रभावित करने वाला समान मुद्दा क्या है? तो कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। तो द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, विमेन इन इंडियाज पार्टीशन। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व और संघर्ष। अगला है 71 नंबर, नरेटिव्स फ्रॉम द विमेन्स स्टडीज फैमिली रिक्रिएटिंग नॉलेज नामक पुस्तक किसके बारे में है? तो 71 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, महिला अध्ययन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ डूइंग एन एलिस्ट्रेट अकाउंट एंड मूवमेंट्स फॉर द विमेन्स राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये हैं आपके ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राधा कुमार। ठीक है, अगला है इसमें सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ केस है और दूसरी तरफ मुद्दे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से है। शाहबानो केस किससे है? तो शाहबानो जो आपका केस है ये आपका हो जाएगा भरण पोषण। ठीक है, मथुरा केस किससे है? तो मथुरा केस जो है आपका बलात्कार से है, और आशा ये जो है आपका स्वास्थ्य सहायिका से। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए, अगला प्रश्न भी हमारा यही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। फ्लेविया एग्नेस किससे संबंधित है? तो ये जो विधि से। बीना अग्रवाल आपकी किससे संबंधित है? तो ये भूमि से हैं। सुशीला कौशिक तो पंचायती राज से, और मधु किश्वर दहेज से। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकेंड होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो का निम्नलिखित में से किसे भारत में विधवाओं पर कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, मार्था अल्टर चेन को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।